तो यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट क्लास में पढ़े थे कि जो फोर्स होता है, ये फोर्स क्या होता है, 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 बाई क्या होता है, डी स्क्वायर। कितने न्यूटन का बल होता है यहाँ पे। ठीक। तो हमने पढ़ा था कि जो एप्सिलॉन नॉट है और एप्सिलॉन आर है, तो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर को क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, एप्सिलॉन लिख सकते हो। याद आ रहा है। तो जब इसको हम यहाँ पे इसको हम एप्सिलॉन लिख सकते हैं, तो इस फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। अब ये क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, नियतांक है। ठीक। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो ये एप्सिलॉन इधर आ जाएगा, ये इसके बजाय इसकी जगह आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 1/f Q1 Q2 अपॉन क्या होगा, डी स्क्वायर। तो Q क्या है, आवेश है, ये भी आवेश है, आवेश इंटू आवेश क्या होता है, ठीक है, आवेश का स्क्वायर। आवेश की इकाई क्या होती है, कूलम। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, कूलम का स्क्वायर। तो ये कूलम का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, न्यूटन। और दूरी का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक। तो इसको जो पूछेगा कि जो विद्युतशीलता है, परमिटिविटी है, इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक एक तो मैंने आपको बताया था क्या होता है, फैरेड प्रति मीटर होता है। ये लिखवाया था ना कि परमिटिविटी का मात्रक क्या है, विद्युतशीलता का मात्रक क्या है, फैरेड पर मीटर है। याद नहीं है, भूल गए हो, है ना। तो फैरेड पर मीटर है। तो फैरेड पर मीटर यदि नहीं दिया होगा तो क्या दिया होगा, कूलम का वर्ग बटा न्यूटन मीटर का वर्ग। आई बात समझ में। तो ऐसे घुमा के भी क्वेश्चन पूछेगा, सीधा से थोड़ी पूछेगा। नोट कर लो इसको, जहाँ पे परमिटिविटी नोट किए हो ना, परमिटिविटी जहाँ नोट किए हो वहाँ पे उसका मात्रक लिख लो। तो ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा ये। तो ये बोल सकते हो विद्युतशीलता यानी परमिटिविटी के ये दो मात्रक अपने पास हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना। तो परमिटिविटी यानी विद्युतशीलता के कितने मात्रक हैं आपके पास में, दो मात्रक आपके पास में है। हो गया। ठीक। अब इसके बाद में देखेंगे यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या बोलते हैं इसको फील्ड स्ट्रेंथ। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या सामर्थ्य। ठीक। तो इसको पढ़ने से पहले आपको ये याद रखना है कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, विद्युत बल रेखाएं, इन विद्युत बल रेखाओं को हम साई से दर्शाते हैं। और विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं ये आवेश के बराबर होती हैं। ठीक है। तो विद्युत बल रेखाएं,
विद्युत बल रेखाएं नहीं बोलेंगे इसको, विद्युत फ्लक्स बोलेंगे, सॉरी विद्युत फ्लक्स लिखो। विद्युत फ्लक्स जो होती है, विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होती है यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, किसके बराबर होती है, आवेश के बराबर होती है। तो विद्युत फ्लक्स जो है वो किसके बराबर होगी, आवेश के बराबर होगी। और जो विद्युत बल रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाएं जो हैं ये किसके बराबर होती हैं, आवेश बटा परमिटिविटी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होती है, आवेश के, और आवेश की इकाई क्या होती है, कूलाम। तो विद्युत फ्लक्स की इकाई क्या हो सकती है, कूलाम हो सकती है। यदि पूछेगा विद्युत फ्लक्स की इकाई क्या होती है तो कूलाम होती है। और विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, आवेश बटा विद्युतशीलता यानी परमिटिविटी होती है, ठीक, नोट कर लिए। अब इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या होता है। तो जैसे मैंने बताया था कि इसको हम कई प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो पहली परिभाषा हम बोल सकते हैं कि यदि यहाँ पे कोई एक धनात्मक आवेश रखा हुआ है तो इससे क्या निकल रही है, ऐसा विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। तो जहां तक ये विद्युत बल रेखाएं जाएंगी वो क्या कहलाएगा, इसका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो इसके विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर यहाँ पे हम क्या करते हैं, इकाई धन आवेश को रख देते हैं। तो हमने बिंदु P पर क्या किया, एक इकाई धन आवेश को रख दिया। तो इस धन आवेश पर क्या होगा, ये प्रतिकर्षण बल आरोपित करेगा। तो इस पर कितना बल कार्य कर रहा है, जितना ज्यादा बल कार्य कर रहा होगा वो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर इकाई धन आवेश को रखने पर उस पर जितना बल कार्य करता है वो उस बिंदु पर क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। आई बात समझ में। तो इसको बोल सकते हो आप कि विद्युत क्षेत्र के, नोट करते जाइए, किसी बिंदु P पर इकाई धन आवेश को रखने पर उस पर आरोपित बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, ठीक। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है इसको यहाँ पे E से दर्शाते हैं, ठीक। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, मतलब E का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, आरोपित बल है किसके ऊपर में है, आवेश के, ठीक है। तो बोलेंगे कि बल आरोपित कर रहे हैं प्रति इकाई आवेश पर। तो प्रति इकाई आवेश पर जितना बल आरोपित होगा वही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। तो यहाँ पे बल की इकाई क्या होती है, तो बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन। आवेश की क्या होती है, कूलाम। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी यहाँ पे, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगी। तो ये इकाई आपको याद रखना है कि इसकी इकाई क्या होगी यहाँ पे, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगी, ठीक। नोट कर लिए। इसके बाद में दूसरी इसकी परिभाषा होती है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम परिभाषित कर सकते हैं कि जो ये विद्युत क्षेत्र है, ये है ना, ये आवेश है, इसका विद्युत क्षेत्र है ये। तो विद्युत क्षेत्र का क्या लेना है, इकाई क्षेत्रफल। तो ये विद्युत क्षेत्र का क्या हो गया, प्रति इकाई क्षेत्रफल हो गया। तो इसको क्या बोलोगे कि विद्युत क्षेत्र में हमने क्या लिया है, यहाँ पे प्रति इकाई क्षेत्रफल लिया है। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो ये प्रति इकाई क्षेत्रफल लिया है। अब इस प्रति इकाई क्षेत्रफल से क्या गुजरेगी, यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं जाएंगी। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल से जितनी ज्यादा विद्युत बल रेखाएं जाएंगी
इसका मतलब है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ज्यादा है, जितनी कम बल रेखाएं जाएंगी उतनी तीव्रता वहां पे कम है। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ठीक है, इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या किसके बराबर होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है। तो इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि विद्युत क्षेत्र के प्रति इकाई क्षेत्रफल के प्रति इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती हैं। ठीक, तो क्या करोगे यहाँ पे? विद्युत क्षेत्र क्या ले लोगे? प्रति इकाई क्षेत्रफल ले लोगे, ठीक है, और उससे कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि प्रति इकाई क्षेत्रफल से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो बल रेखाओं को हम क्या लिखते हैं? तो पहले इसको आपको समझाने के लिए लिखता हूं, बल रेखाएं प्रति इकाई क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं बल रेखाएं, बल रेखाओं की संख्या प्रति इकाई क्षेत्रफल, ठीक, वही क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और बल रेखाओं को हम क्या लिखते हैं? अभी बताया था, आवेश बटा परमिटिविटी, है ना, अभी सबसे पहले वही बताया था क्लास चालू होने पे। और क्षेत्रफल को क्या लिखोगे आप? ए एरिया होता है क्षेत्रफल, ए एरिया, है ना। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? क्षेत्रफल हो गया। या इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि यदि विद्युत क्षेत्र की विद्युतशीलता जो है ये बढ़ेगी, विद्युतशीलता का मान बढ़ेगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? घट जाएगा, ठीक। तो यदि विद्युतशीलता का मान बढ़ता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि माध्यम की विद्युतशीलता बढ़ने पर, माध्यम की विद्युतशीलता बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती है। तो जैसे हमने पढ़ा धातु की विद्युतशीलता कितनी होती है? अनंत। तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? शून्य हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि धातु के लिए इसका मान कितना है? अनंत है। तो एक बटा अनंत कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो धातु के अंदर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? वहां पे शून्य हो जाएगी, ठीक। दूसरा यहाँ पे देखेंगे कि ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले में फ्लक्स है ये, और फ्लक्स बटा क्या आ गया है? क्षेत्रफल। तो फ्लक्स बटा क्षेत्रफल जो होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लक्स घनत्व। तो यहाँ पे विद्युत फ्लक्स घनत्व, इसको अलग से लिख लीजिएगा कि जो विद्युत फ्लक्स घनत्व है इसको डी से दर्शाते हैं यहाँ पे, और इसको क्या बोलेंगे? फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल। तो फ्लक्स घनत्व किसको बोलते हो? फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल को बोलते हैं। तो ये हो जाएगा फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल, ठीक। तो विद्युत फ्लक्स घनत्व किसके बराबर होगा? तो फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल के ये बराबर होता है, समझ में आया? तो ये जो सूत्र है, इस सूत्र में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 1/E गुणित Q/A, ऐसे लिख सकते हैं। तो Q/A किसका मान है? D का मान है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं D/ε, ठीक। या फिर इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो तिर्यक गुणा होगा तो क्या लिख सकते हो? फ्लक्स घनत्व जो होगा वो किसके बराबर होगा? एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ क्या होगा? इंटेंसिटी। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि विद्युत फ्लक्स घनत्व जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू क्या होता है? इंटेंसिटी होता है, ठीक।
क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू किसके बराबर होती है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के बराबर होती है। तो ये बताता है कि विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर जो फ्लक्स घनत्व होता है वो किसके बराबर होता है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। आई बात समझ में? तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर फ्लक्स घनत्व का मान उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व माध्यम की विद्युतशीलता के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक। और जो ये फ्लक्स घनत्व है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये दोनों कैसी राशि हैं, सदिश राशि हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है सदिश सदिश में कि जो फ्लक्स घनत्व है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों सदिश राशि हैं। ठीक है, इसके अलावा विभव, विभव यानी क्या होता है, पोटेंशियल, वोल्टेज है ना, धारा व विद्युत शक्ति अदिश राशियां हैं। ठीक है, तो ये कैसी राशियां हैं, यहाँ पे अदिश राशियां हैं। इसको नोट करिए। ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से। हम्म, क्या बोले? एक जन बोलो, हाँ बोलो। हाँ, क्यों आवेश है, आवेश किसके बराबर होता है, अभी सबसे पहले वही बताया था मैं, इसको बनाते समय भी बताया कि मैं जब सबसे पहले क्लास स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जो विद्युत फ्लक्स होती है ये किसके बराबर होती है, विद्युत फ्लक्स को साई से दर्शाते हैं, किसके बराबर होती है ये, आवेश के बराबर। तो आवेश है तो क्या है वो, यही बताया ना, इसको लिखते समय भी बोला मैं कि सबसे पहले आपको यही बताया हूं मैं। हो गया, नोट कर लिए। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कि एक होता है यहाँ पे, तीसरी इसकी परिभाषा होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर, ठीक है, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, के बराबर होती है। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो किसके बराबर होती है? विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता को जी से दर्शाते हैं और इसका मान होता है वोल्टेज में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन। तो दूरी में परिवर्तन होने पर वोल्टेज में परिवर्तन, ठीक है। तो इसकी जो इकाई होगी वो क्या होगी? वी मतलब है वोल्टेज और एक्स का मतलब क्या है? ठीक है, दूरी। तो ठीक है, इसकी इकाई हो जाएगी वोल्ट और दूरी की इकाई क्या होती है? मीटर। तो इसको क्या बोलोगे? वोल्ट प्रति मीटर। तो ई जो है वो क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। जी क्या है? विभव प्रवणता है। और डीवी का मतलब क्या होता है? वोल्टेज परिवर्तन, वोल्टेज में परिवर्तन। और डी एक्स का मतलब क्या है? दूरी में परिवर्तन। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होती है? तो उस बिंदु पर विभव प्रवणता के बराबर होती है। ठीक। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कितने मात्रक हैं हमारे पास में? दो मात्रक हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य बोलेगा, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक, तो इसके जो मात्रक हैं ये दो मात्रक हैं। एक है न्यूटन पर कूलम, जो सबसे पहले पढ़े थे, और दूसरा है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। तो न्यूटन प्रति कूलम और दूसरा है वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, इसको नोट कर लो। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हो गई आपकी और विद्युत विभव भी हो गया आपका यहाँ पे। तो अब आपके पास में देखेंगे यहाँ पे एक होता है जो विद्युत विभव है। विद्युत विभव शुरू में बताया था मैंने सबसे पहले, कब? जब ये बैच स्टार्ट किए थे, है ना। तो विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? तो विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या है? एक आवेश है और ये इस आवेश का क्या है? विद्युत क्षेत्र है। समझ में आ गया? अब कोई एक इकाई आवेश है, मान लो इकाई धन आवेश है। इकाई धन आवेश यानी एक कूलम्ब का आवेश है और ये कहाँ रखा है? अनंत पर रखा है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर इकाई धन आवेश को हम लेके आएंगे, तो उस आवेश को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना काम करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर, सॉरी, उस बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर होगा। तो विद्युत विभव को हम बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर अनंत से इकाई धन आवेश को लाने पर जितना कार्य करना पड़ता है वो किसके बराबर होता है? उस बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर होता है, ठीक है। तो यदि बोलेगा कि विद्युत विभव की परिभाषा क्या है, या परिभाषा दे देगा और पूछेगा ये किसकी परिभाषा है, तो उसको आपको याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र के
किसी बिंदु पर अनंत से इकाई धनावेश सॉरी को लाने के लिए किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर होता है। तो उस बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर होता है। ठीक, तो यदि हम इस आवेश को यहां तक लाएंगे और इस आवेश को हम यहां तक लाएंगे, ठीक है, मान लो ये बिंदु है ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु है यहाँ पे सी, तो कहां तक लाने के लिए हमको ज्यादा कार्य करना पड़ेगा? बिंदु ए तक लाने के लिए ज्यादा कार्य करना पड़ेगा कि सी तक लाने के लिए? सी तक ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसका विद्युत क्षेत्र उसको प्रतिकर्षित करेगा और दूरी यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ज्यादा कार्य करना पड़ेगा आपको। तो इस बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा, ज्यादा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, उच्च विभव होगा और यहाँ पे क्या होगा, निम्न विभव होगा। तो इससे क्या समझ में आया? तो इससे ये समझ में आया कि आवेश से जैसे जैसे दूर जाएंगे तो विभव का मान क्या होगा, घटेगा। आवेश के जितना समीप आओगे तो विभव का मान क्या होगा, बढ़ेगा। आई बात समझ में? तो उसको आगे देखते हैं। तो इतना समझ में आया ना? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो विद्युत विभव है, विद्युत विभव ये बराबर होता है किया गया कार्य इसके लिए, आवेश को लाने के प्रति इकाई आवेश पे। ठीक, तो इसको बोलते हैं W यानी वर्क और Q यानी आवेश। तो विद्युत विभव को हम V से दर्शाते हैं और ये क्या होता है, dW/dQ। ठीक, और इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं, कार्य की इकाई क्या होती है, सॉरी इसकी इकाई क्या हो जाएगी, कार्य की इकाई क्या होती है, जूल, आवेश की क्या होती है, कूलम, तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, जूल प्रति कूलम हो जाएगी। ठीक है, तो यदि हम बोलेंगे कि 1 जूल प्रति कूलम, 1 जूल प्रति कूलम को क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट बोलते हैं। तो वोल्ट जो है वो कौन सी इकाई है इसकी, एसआई इकाई है। ठीक है, तो यदि बोलेगा विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है, वोल्ट है, और जूल प्रति कूलम क्या है, उसका व्युत्पन्न मात्रक है ना, सूत्र के माध्यम से वो परिभाषा के हिसाब से उत्पन्न होता है। हो गया, नोट कर लिए। ठीक, अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए कि जो ये इसकी परिभाषा है, तो इसकी परिभाषा से जो विद्युत विभव है, इस विद्युत विभव का क्या करते हैं, यहाँ पे सूत्र बनाते हैं। तो विद्युत विभव का जो सूत्र है इसकी परिभाषा से बनता है। ठीक, तो ये विद्युत विभव है, जैसे कि कोई आवेश है, उस आवेश से किसी बिंदु पर, ठीक है, विद्युत विभव का मान कितना होगा, तो उसको निकालने के लिए सूत्र होता है। तो आवेश से डी दूरी, आवेश से बोल सकते हो या आवेशित पिंड बोल सकते हो, से डी दूरी पर विद्युत विभव का मान। ठीक, तो विद्युत विभव का मान है तो विभव है तो V ही लिखोगे, और ये होता है 9 इंटू 10⁹ लिख सकते हो, या फिर अब उसको बाद में लिख लेंगे। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे आवेश है, अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू क्या लिखेंगे डी। यहाँ पे डी का जो है वो वर्ग नहीं रहेगा, यहाँ पे जो डी है उसका वर्ग यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। तो इतना वोल्ट जो है वहां पे क्या होगा, विभव का मान, ठीक है। समझ में आ रहा है कि यदि आपको आवेश का परिमाण पता है, ठीक, दूरी आपको पता है कितनी दूरी पे निकालना है, और माध्यम की विद्युतशीलता पता है, तो उसको रख देंगे तो उतनी दूरी पर विभव का मान कितना होगा, इस सूत्र से हम उसकी गणना कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सूत्र को आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, सूत्र को नोट कर लो। तो दूरी बढ़ने पर विभव का मान क्या होता है, घटता है। डी क्या है यहाँ पे, दूरी है, पता है ना। क्यू क्या है, ये आवेश है। डी क्या है, आवेश से दूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो आवेश से दूरी बढ़ने पर, आवेश से दूरी बढ़ने पर क्या होगा, तो आवेश से दूरी बढ़ने पर विभव का मान क्या होगा, तो विभव का मान घटेगा। तो आवेश से दूरी बढ़ेगी, तो जितनी दूरी बढ़ेगी विभव का मान क्या होगा, वहां पे घटेगा। तो आवेश से दूरी बढ़ने पर विभव का मान क्या होता है, यहाँ पे घटता है, ठीक। ठीक है, नोट कर लिए। अब यहाँ पे यदि बोलता है आवेशित चालक गोले का विभव, तो यदि कोई एक आवेशित चालक गोला है, ठीक है, तो उसका जो विभव है वो यहाँ पे कितना होगा। तो कहने का मतलब है कि जैसे कोई एक ये गोला है और इस गोले को आपने क्या दिया हुआ है, आवेश किया हुआ है, आवेशित किया हुआ है। तो जैसे इसको आपने यहाँ पे क्यू कूलम का आवेश दिया हुआ है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, यहाँ पे ये आर है, तो ये त्रिज्या हो गई इसकी, और ये क्या हो गया, आवेशित चालक गोला हो, ठीक। तो इसका जो विभव है उस विभव का मान कितना होगा, तो जब भी हमने सूत्र लिखा है उसी सूत्र से निकालोगे। तो क्या लिखोगे, इसको कितना आवेश दिए हो, क्यू, बटा क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू क्या लिखोगे, दूरी, दूरी की जगह क्या लिखेंगे, त्रिज्या, ठीक है। तो जितनी ज्यादा दूरी बढ़ेगी, जितनी ज्यादा दूरी बढ़ेगी, यानी जितनी ज्यादा इसकी त्रिज्या बढ़ेगी, तो त्रिज्या के बढ़ने पर विभव का मान क्या होगा, घट जाएगा। तो आवेशित गोले से दूरी का मान जितना ज्यादा बढ़ेगा, उसकी त्रिज्या जितनी बढ़ेगी, तो विभव का मान क्या होगा, उतना वहां पे घट जाएगा, ठीक। तो इतना समझ में आया कि आवेशित दूरी से आवेशित गोले के चारों विभव का मान कितना होगा, तो इस सूत्र से आप उसको निकाल सकते हो। दूसरा, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ठीक है। तो ये विभव आपको कहाँ पे मिलेगा, आर त्रिज्या पे, है ना, त्रिज्या आर है तो आर त्रिज्या पे मिलेगा। तो बोल सकते हो कि ये गोले की सतह पर विभव होगा, तो गोले के सतह पर विभव का मान होगा, ठीक, क्योंकि त्रिज्या आर रखे हो, तो दूरी कितनी है, आर है, तो उसके सतह पर विभव का मान होगा। यदि यहाँ पे बोलेगा कि इस आवेशित गोले में इसकी सतह पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका परिमाण कितना होगा। और दूसरा एक चीज याद रखना है, ये यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू वायु के लिए कितनी होती है, तो यदि माध्यम जो होगा, माध्यम क्या होगा, वायु होगा,
तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी ना, पराविद्युतांक का मान कितना होगा, 1 होगा। तो यदि बोलेगा कि इसके चारों तरफ का माध्यम क्या है, वायु है, तो फिर क्या बचेगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और त्रिज्या बचेगी। इसका मान 1 से गुणा करोगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक। दूसरा यदि बोलता है कि इसकी सतह पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो यदि बोलेगा कि गोले के सतह पर, कौन से गोले के, जो हम पढ़ रहे हैं आवेशित, ठीक है लिख देते हैं, तो आवेशित गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी जिसको कि हम ई से दर्शाते हैं ना, उसका सूत्र होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू त्रिज्या का वर्ग, त्रिज्या का वर्ग। ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है, तो वोल्ट प्रति मीटर या फिर न्यूटन प्रति कूलम। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इतनी होगी। दोनों सूत्र सेम रहते हैं, यहाँ पे त्रिज्या का वर्ग रहेगा, यहाँ पे वर्ग नहीं रहेगा। तो चालक की सतह पर विद्युत विभव का मान इतना होगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इतना रहेगा। आई बात समझ में? दोनों को नोट करिए जल्दी से। कैलकुलेशन में आता है, उसका डेरिवेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ डेरिवेशन तो नहीं बताऊंगा आप लोग को। हाँ ठीक है। तो आपको सिर्फ याद रखना है सूत्र, सूत्र याद रखना है, यहाँ पे सिर्फ सूत्र बताए जाएंगे आपको, है ना, उसका डेरिवेशन आपको नहीं बताया जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लिए। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किसी आवेशित ठोस या खोखले, ठोस या खोखले चालक गोले पर विभव का मान, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे इस तरह से एक गोला लेते हैं। अब ये ठोस भी हो सकता है या फिर खोखला भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, और इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे आवेशित कर देते हैं। तो जब इस गोले को हम यहाँ पे आवेशित करेंगे तो जो आवेश है, ठीक है, ये आवेश कहाँ पे रहेंगे, तो गोले की बाहरी सतह पर रहेंगे। इस गोले के अंदर जो आवेश है Q, इसका मान क्या होगा, 0। इस गोले के अंदर जो विद्युत फ्लक्स है, मैंने आपको बताया कैसा गोला है, चालक, चालक की परमिटिविटी कितनी होती है, अनंत। तो इसके अंदर से विद्युत फ्लक्स पास नहीं हो सकती है, तो इसके अंदर विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, 0। इसके अंदर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी क्या होगा, 0 होगा। तो गोले के अंदर, गोले को यदि कोई ठोस या खोखला गोला है और किसका है, चालक का है, और उसको क्या कर देते हो, आवेशित करते हो, तो आवेश कहाँ पे रहेंगे, उस गोले की केवल बाहरी सतह पर रहेंगे। गोले के अंदर आवेश का मान क्या रहेगा, 0। विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, 0। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। लेकिन इस गोले के अंदर और बाहर, बाहर यानी इसकी सतह हो गई, और इसके अंदर के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा। ठीक है। तो किसका मान समान रहता है, विभव का मान समान रहता है। ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कार के अंदर बैठा है, तो कार किसकी बनी होती है यहाँ पे,
उसकी बॉडी धातु की होती है और इसके टायर हैं, ठीक है। तो मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पे ऐसा ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है और आकाश से बिजली गिरती है। तो आकाश से बिजली गिर रही है मतलब आवेश आ रहे हैं, तो वो आवेश इसकी कहाँ पे आ जाएंगे, बाहरी सतह पर आ जाएंगे, ठीक। इसके अंदर आवेश क्या होंगे, शून्य। इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य, विद्युत फ्लक्स शून्य। लेकिन इस व्यक्ति के सिर पर जितना विभव होगा उसके पैर पर भी उतना विभव होगा, तो विभव में अंतर क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। तो इसके शरीर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, उसको विद्युत शॉक नहीं लगेगा, ठीक है। तो चाहे वो गोला हो, चाहे वो कोई भी धात्विक बॉडी हो, कोई भी धात्विक पिंड हो, चाहे वो ठोस हो चाहे वो खोखला हो, यदि उसको आवेशित किया जाएगा तो उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, समान रहेगा। आई बात समझ में, ठीक। तो उसमें नोट करिए, उसमें लिखिए चालक के ठोस या खोखले गोले को आवेशित करने पर, गोले को आवेशित करने पर आवेश आवेश केवल उसकी बाहरी सतह पर रहते हैं। आवेश केवल उसकी बाहरी सतह पर रहते हैं। आवेश केवल उसकी बाहरी सतह पर रहते हैं। नेक्स्ट, गोले के अंदर, ये लिखिए पॉइंट डाल के, आवेश पहला शून्य, विद्युत फ्लक्स शून्य, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। नेक्स्ट के लिख लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ से आंसर लिखिए, लेकिन गोले के अंदर और बाहर के, लेकिन गोले के अंदर और बाहर के प्रत्येक बिंदु पर, गोले के अंदर और बाहर के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है। गोले के अंदर और बाहर के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है, ठीक है। समझ में आया। अब इसके बाद में देखिए कि जैसे हमने देखा कि विभव प्रवणता का क्या मतलब होता है, तो विभव प्रवणता यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट किसको बोलेंगे, तो विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट को किससे दर्शाओगे, यहाँ पे जी से दर्शाओगे। तो विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि यदि किसी आवेश है, कोई आवेश है तो इसके चारों तरफ क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो जैसे हमने देखा था कि इसके समीप में यहाँ पे विभव क्या होगा, उच्च होगा। तो विभव क्या होगा यहाँ पे, उच्च। यहाँ पे विभव क्या होगा, तो विभव क्या होगा यहाँ पे, निम्न होगा। तो जैसे ही इससे दूर जा रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, दूरी है x। तो जैसे ही इससे हम दूर जा रहे हैं तो विभव का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब विभव के मान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो उसी को विभव प्रवणता बोलते हैं। विभव प्रवणता और कुछ नहीं है, दूरी के अनुसार वोल्टेज के परिवर्तन की दर है, विभव के परिवर्तन की दर है, ठीक है। तो दूर हटने पर विभव का मान क्या होता है, घटता है, पास आने पे बढ़ता है। यानी दूरी परिवर्तित होने पे विभव का मान परिवर्तित होता है, उसी को विभव प्रवणता बोलते हैं, ठीक है। तो दूरी के सापेक्ष विभव के परिवर्तन
कि इधर विभव प्रवणता कहलाती है। तो विभव प्रवणता को जी से दर्शाते हैं, ठीक, और इसको लिखते हैं dV बटा dx, और इसको बोलते हैं वोल्ट प्रति मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर में इसको यहाँ पे व्यक्त करते हैं। अगली बात समझ में आई? तो वोल्ट प्रति मीटर में क्या करोगे, इसको आप यहाँ पे व्यक्त करोगे। हो गया, नोट कर लिए। ठीक है, नोट कर लिए। अब इसके बाद में देखेंगे, एक होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो हेडिंग डालिए ब्रेकडाउन वोल्टेज, यानी कि भंजक विभव। तो भंजक विभव का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई कुचालक है, ये क्या है, कुचालक है, और इस कुचालक को हम विभवांतर देंगे, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे विभवांतर दे रहे हो, यानी कि इसको वोल्टेज दे रहे हो, तो इसमें धारा प्रवाहित होगी क्या, तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन हम विभव को बहुत ज्यादा बढ़ाते जाएंगे तो एक स्थिति आएगी, ये पंचर हो जाएगा और इससे धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा। तो जिस वोल्टेज पर ये पंचर हो जाएगा और इससे धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज भंजक विभव बोलेंगे, ठीक है। तो उसमें नोट करिए, उसमें लिखिए विभव का वह मान, विभव का वह मान जिस पर कुचालक पदार्थ, विभव का वह मान जिस पर कुचालक पदार्थ पंचर हो जाता है, जिस पर कुचालक पदार्थ पंचर हो जाता है और उससे धारा प्रवाहित होने लगती है, और उससे धारा प्रवाहित होने लगती है, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाती है, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाती है, और उससे धारा प्रवाहित होने लगती है, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे आप यहाँ पे, ब्रेकडाउन वोल्टेज उसको यहाँ पे बोलोगे। तो समझ में आया सबको, ठीक। अब एक होता है इसमें, उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसी में देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं इसमें।
बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है? तो इसको बोलते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। तो पराविद्युतांक अलग होता है और पराविद्युत सामर्थ्य अलग होती है, दोनों को मिक्स मत कर देना, ठीक है। तो ये परावैद्युत की सामर्थ्य है और वो पराविद्युतांक है, पराविद्युत का कांस्टेंट है वो, ठीक। तो पराविद्युत सामर्थ्य जो होती है इसको किलो वोल्ट पर एमएम में मापा जाता है। इसमें मापते हैं इसको किलो वोल्ट पर एमएम में इसको मापते हैं। तो जैसे मान लीजिए अभी मैंने बताया भंजक विभव बताया, तो मान लीजिए इसको हमने यहाँ पे 400 वोल्ट दी और 400 वोल्ट देने पर ये पंचर हो गया और इससे धारा प्रवाहित होने लग गई, तो क्या बोलेंगे उसको कि वो उसकी क्या है, भंजक विभव है, ब्रेकडाउन वोल्टेज है। लेकिन हो सकता है कि हमने इसको यहाँ पे 390 वोल्ट दे के रखा है और ये देकर हमको 1 मिनट से ज़्यादा हो गया है, लेकिन ये पंचर नहीं हो रहा है, इससे धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, वह अधिकतम वोल्टेज हो गई जिसको इसकी प्रति इकाई मोटाई बिना पंचर हुए सहन कर सकती है, उसको क्या बोलेंगे, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है, परावैद्युत सामर्थ्य बोलेंगे। तो जिस पे पंचर हो जाता है उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। जिस अधिकतम वोल्टेज को सहन करेगा, जिस पे पंचर नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, परावैद्युत सामर्थ्य बोलेंगे। तो उसमें नोट करिए, उसमें लिखिए वह अधिकतम वोल्टेज, वह अधिकतम वोल्टेज जिसे कुचालक पदार्थ की प्रति इकाई मोटाई, जिसे कुचालक पदार्थ की प्रति इकाई मोटाई पंचर हुए बिना, पंचर हुए बिना सहन कर सकती है, पंचर हुए बिना सहन कर सकती है, उसकी परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है, उसकी परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। इसे केवी पर एमएम, किलो वोल्ट पर एमएम में मापते हैं। इसे केवी पर एमएम लिखा है ना, ये केवी पर एमएम, किलो वोल्ट पर एमएम में मापते हैं। तो इसे केवी पर एमएम यानी कि किलो वोल्ट पर एमएम में इसको मापते हैं, ठीक, नोट कर लिए। उसके बाद में जो परावैद्युत सामर्थ्य है इसको कितने देर तक मापना है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि कुचालक की परावैद्युत सामर्थ्य को कितने समय तक मापना चाहिए, 60 सेकंड तक, 1 मिनट तक, ठीक है। नेक्स्ट किए उसको, कुचालक की परावैद्युत सामर्थ्य को 60 सेकंड या 1 मिनट तक मापना चाहिए, 60 सेकंड या 1 मिनट तक मापना चाहिए, ठीक। तो ये समझ में आया कि पराविद्युत सामर्थ्य को कितने समय तक मापोगे, तो 60 सेकंड या 1 मिनट तक उसको मापोगे उसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जो कुचालक है ये जो ये कुचालक है, इसकी जो ये पराविद्युत सामर्थ्य है उसको आप 60 सेकंड तक यानी कि 1 मिनट तक उसको मापोगे, ओके। अब ये पराविद्युत सामर्थ्य किस पर निर्भर करती है, तो पराविद्युत सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, तो पराविद्युत सामर्थ्य को परिवर्तित करने वाले जो कारक हैं, इसमें एक होता है आर्द्रता, ठीक। आर्द्रता क्या करेगी, पराविद्युत सामर्थ्य को घटा देगी। तो आर्द्रता जो है ये परावैद्युत, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, परावैद्युत सामर्थ्य को घटाती है, ठीक। परा यानी परावैद्युत सामर्थ्य, ठीक है। तो आर्द्रता जो है परावैद्युत सामर्थ्य को क्या करती है, घटाती है।
दूसरा होता है तापक्रम। तो जो तापक्रम है ये भी क्या करेगा, परावैद्युत सामर्थ्य को घटाएगा। तो तापक्रम वृद्धि से, ठीक है, परावैद्युत सामर्थ्य घटती है। तो है ना, आर्द्रता बढ़ेगी तो भी परावैद्युत सामर्थ्य घटेगी, तापक्रम बढ़ेगा तो भी परावैद्युत सामर्थ्य घटेगी। तीसरा देखो, कुचालक की मोटाई। तो कुचालक की मोटाई पे क्या होगा बताओ, कुचालक की मोटाई पे क्या होना चाहिए? कुचालक की मोटाई बढ़ाएंगे तो परावैद्युत सामर्थ्य क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, लेकिन घटती है। बात समझ में आ रही है? तो मोटाई बढ़ाने पर, याद रखना है इसको, मोटाई बढ़ाने पर परावैद्युत सामर्थ्य परास घटती है। ठीक है, तो मोटाई बढ़ाओगे तो परावैद्युत सामर्थ्य क्या होगी, घटेगी। इसके अलावा निर्भर करती है कुचालक की आकृति पर। अलग अलग आकृति के कुचालक हो सकते हैं, तो उनकी परावैद्युत सामर्थ्य क्या हो सकती है, वहां पे अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो कुचालक की आकृति पर निर्भर करेगी। अलग अलग आकृति के कुचालक पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य क्या होगी, अलग अलग होगी। तो कुछ पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य जो है वो आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो कुछ पदार्थों की परावैद्युत सामर्थ्य आपको याद रखनी है। तो ये है कुचालक पदार्थ, ठीक, और उसकी है परावैद्युत सामर्थ्य, और इसको केवी प्रति एमएम में लिखा गया है। तो जैसे कि वायु है, तो वायु की होती है 3 केवी पर एमएम। ठीक, बैकेलाइट है, तो बैकेलाइट की होती है 15 केवी पर एमएम। कांच होता है ग्लास, इसकी होती है 12 से 100। अभ्रक यानी माइका है, इसकी होती है 20 से 200। ठीक है, खनिज तेल होता है, तो खनिज तेल की होती है 10। पेपर होता है, पेपर की होती है 1.8 से 2.6, सॉरी, पेपर की होती है यहाँ पे 18। खनिज तेल की 10, पेपर की 18। चीनी मिट्टी, पोर्सलिन, तो चीनी मिट्टी यानी पोर्सलिन की होती है 15। पीवीसी, पीवीसी की होती है 50। ठीक है, रबर, और रबर की होती है 12 से 20। और निर्वात, निर्वात की कितनी होती है, अनंत। तो निर्वात की परावैद्युत सामर्थ्य अनंत होती है। तो कुछ, ठीक है, कुचालक हैं, इनकी परावैद्युत सामर्थ्य आपको याद रखनी है। ठीक है, इसको नोट कर लो, और बाकी जो है फिर उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।